जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिट्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। मुक्त होने का उपाय बंधनों से छूटना हुआ करता है, और बंधनों से छूटने के लिए आत्मानुभूति परम आवश्यक है। मैं प्योरली अभी आध्यात्मिक टोन में बात कर रहा हूँ। आत्मानुभूति किए बिना, स्वपुरुषार्थ किए बिना, कर्मों का अभाव किए बिना हम बंधनों से नहीं छूट पाएंगे। और जब तक बंधनों से नहीं छूट पाएंगे, हम स्वतंत्र, हम आज़ाद, हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। प्रत्येक जीव मात्र का प्रयोजन होता है, उद्देश्य होता है सुखी होना, और जो कुछ भी वो क्रिया करता है, प्रत्येक क्रिया वो सुखी होने के उद्देश्य से ही करता है। देखिए, प्रत्येक जीव एक प्रश्न से ही आगे बढ़ता है, मुझे सुखी होना है। ठीक है, बात बस इतनी है, कोई सुख के नाम पर कुछ मानता है तो कोई और कुछ मानता है, सभी की परिभाषा मैच नहीं होती है। तो हमें एक सवाल उत्पन्न होता है कि यहाँ पर इतने करोड़ लोग हैं, इतने असंख्यात तो नहीं कहेंगे, इतने सारे लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने सुख की परिभाषा अपने हिसाब से तय कर रहा है। इसमें से सही परिभाषा कौन सी, प्रबल युक्ति कौन, दुर्बल युक्ति कौन, योग्य क्या, अयोग्य क्या, इसका निर्णय करना तो बहुत ज़रूरी है। और प्रत्येक जीव जिस प्रकार से सुखी होना विचार करेगा, ज़रूरी नहीं वो उसी से सुखी होगा। जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरेगा, जो तर्क सही उतरेगा, उसी को अंगीकारा जाएगा। और अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स का एक बड़ी फेमस पोएम रही है उसकी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर। तो कहते हैं वहाँ पर जो आनंददायी, जो सुंदर वस्तु होती है वो आपको हमेशा आनंद देती ही देती है, हमेशा आपको सुख देगी ही देगी। और कोई वस्तु अगर आपको हर समय में आनंद देना बंद कर दे, थोड़ा भी वहाँ पर बीच में अटकलें आने लग जाए, बीच में रुकावट आ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि वो सच्चे सुख का उपाय नहीं है। तो सच्चे सुख के उपाय की खोज में हम यहाँ पर 7 तत्वों का श्रद्धान या 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं। 7 तत्वों का यथार्थ स्वरूप समझने पर हम अवश्य ही सम्यक्त्व को प्राप्त करेंगे, और सम्यक्त्व को प्राप्त करने के बाद हम अपने गंतव्य की ओर एकदम आराम से पहुंच पाएंगे। सबसे बड़ी मेहनत कहाँ लगती है? सम्यक्त्व को प्रकट करना, मिथ्यात्व का अभाव करना। और उसके लिए भरसक प्रयास, आध्यात्मिक ग्रंथों में तो पूरा प्रयास इसी के पीछे लगाया है कि तुम मिथ्यात्व का अभाव करो, तुम सम्यक दर्शन प्रकट करो, तुम सम्यक्त्व को प्रकट करो। सम्यक दृष्टि हो गया तो मुक्त ही हो गया, दृष्टि मुक्त हो गया। अब कितना बचा? चिल्लू भर बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो 7 तत्वों का श्रद्धान करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, सम्यक्त्व को प्रकट करना और इस 7 तत्वों का श्रद्धान करना, इसमें क्या तालमेल है? अरे देखिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये परिभाषा देख लिया अपन ने। 7 तत्वों का श्रद्धान वही सम्यक दर्शन कहलाता है। और अपने समयसार में भी क्या लिखा है? भूदत्थेन अभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवर निज्जर बंधो आसव संवर निज्जर बंधो मोक्षोय सम्मतम। सम्यक तो किसका नाम? इन 7 तत्व कहिए, 9 पदार्थ को जानना, उनमें अच्छा उनमें श्रद्धान करना नहीं है, उनमें छिपी आत्मज्योति में श्रद्धान करना है। ध्यान से समझना, आपको जानना तो 7 तत्वों को है, श्रद्धान किस में करना? उन 7 तत्वों में व्याप्त या उन 9 पदार्थों में व्याप्त एक आत्मज्योति, उसका आपको ध्यान करना है, उसी में आपको अहम करना है, श्रद्धान करना है। बराबर, ये कहा जाएगा कि 7 तत्वों का श्रद्धान करना है। प्रश्न है मेरा, क्या श्रद्धान एक विषय में किया जाता है या 7 अलग अलग विषयों में किया जाता है? मैं थोड़ी सी वैसे ही सहज में चर्चा कर रहा हूं। प्रश्न है मेरा, श्रद्धा का विषय एक हुआ करता है या 2 या एक से अधिक?
एक ही बनता है, बराबर। और अपन ने कबीर का वो एक दोहा भी देखा है, श्रद्धा की गली अति साकरी जामे दो न समाए। वहां पर दो का तो प्रश्न ही नहीं है, एक ही कोई तो भी होगा, ठीक है। अध्यात्म तो ये कहेगा कि या तो स्व होगा या तो पर श्रद्धान में होगा, या तो स्व में आम होगा या तो पर में आम होगा, बराबर। तो प्रश्न है जो तत्वार्थ श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान है, वो सम्यक तो कहा जाता है। भले आदमी सम्यक दर्शन, ये तो स्व में अहम करने की बात है, 7 विषयों में अहम करने की बात कहां से हुई। किंतु ज्ञान की जितनी भी क्रिया है, देखिए सम्यक दर्शन होगा, उससे पहले पूरा ज्ञान काम कर रहा था, हाँ या ना। ज्ञान काम कर रहा था, और उसके अनंतर उत्तर पर्याय में हमें सम्यक दर्शन हो गया। तो कहते हैं वो ज्ञान जितना भी उस क्षण के सम्यक दर्शन होने के पहले तक ज्ञान जितना भी काम कर रहा था, उसका सारा का सारा उपचार श्रद्धान पर डाल दिया और कहा कि 7 तत्वों का श्रद्धान कर दिया, ठीक है। ध्यान रखना, श्रद्धा का विषय एक ही वस्तु हुआ करती है, 7 वस्तुएं नहीं हुआ करती है। बस वो ज्ञान की क्रिया का उपचार श्रद्धा पर डाल दिया और कहा 7 तत्वों का श्रद्धांशो सम्यक दर्शन, ठीक है। ये बातें हमें पता, कितने जनों को ये बात नहीं लगी। किसी को ये बात पता थी सबको? एग्जैक्ट मीनिंग ही नहीं मालूम पड़ा भैया। अच्छा, आपको समझा नहीं अभी मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं मालूम पड़ा। देखिए मैं बताता हूँ क्या समझाना चाह रहे हैं। श्रद्धान तो वैसे भी एक ही होता है ना, आप वैसे भी देखें व्यवहारिक रूप में भी एक ही पे तो श्रद्धान हो पाएगा ना। बराबर बराबर, इसकी मान लो, उसकी मान लो तो कैसे काम चलेगा। करेक्ट करेक्ट, सही बात है आपकी। देखिए कुमकुम जी ने आप बराबर एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार फिर से मेरी तरफ से भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे सम्यक्तों की परिभाषा है, सम्यक दर्शन की परिभाषा बताइए। कोमल जी आपसे प्रश्न है। तत्वार्थ का श्रद्धान ना, वही ना, बराबर, 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, ये परिभाषा है। यस, ओके। अब मेरा ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गया। अब स्टेटमेंट नंबर 2, श्रद्धान के विषय में कितनी वस्तुएं हुआ करती है? 1, 2, 15, 16, 10, 100, 1000, कितने? श्रद्धान का एक ही विषय में अहम करती है। अब आपको ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ी है, 7 तत्वों का श्रद्धान। अब आप कहेंगे कि 7 तत्वों का श्रद्धान तो 7 में होता है या 1 में होता है? श्रद्धान तो एक ही में होगा, बराबर। तो स्व को जाना तो पर को जान लिया, ऐसा नहीं। अब फिर से ज्ञान अपेक्षा, देखिए आपने जानने की बात करी, मैं श्रद्धान की बात कर रहा हूं। सुनिए तो ये 7, तो फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है, जब श्रद्धा एक समय में एक ही विषय में अहम करती है तो एक साथ ये 7 तत्वों में अहम कैसे करेगी? अब प्रश्न समझ में आया? ओके, इसका उत्तर ये बताया कि जिस समय में सम्यक दर्शन होगा उसके पहले तक पूरा ज्ञान काम कर रहा था। कौन सा तत्व, मतलब 7 तत्वों के बारे में यथार्थ जानकारी लेना, कौन हेय है, कौन उपादेय है, कौन ज्ञेय है, इन सब के बारे में जानकारी, ज्ञान कर रहा था। वो सही गलत का निर्णय कर रहा था पहले समय तक। बस, तो वो 7 तत्वों का जो जानने रूप क्रिया कर रहा था, वो जानने रूप क्रिया का पूरा उपचार, मतलब ज्ञान की क्रिया का पूरा उपचार उन्होंने श्रद्धा पे कर दिया और ये परिभाषा बना दी कि 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन। पहले समय में क्या है, 7 तत्वों का ज्ञान, वो बात चल रही है, श्रद्धान लाया कहां से, बट वो उपचार श्रद्धान पे कर दिया, इसलिए कह दिया कि 7 तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन। ओके,
के यानी 7 तत्वों को जानने पूर्वक श्रद्धा होना। हाँ, 7 तत्व थोड़ा करेक्ट करता हूँ मैं, अच्छे और कहता हूँ मैं, 7 तत्वों को जानने पूर्वक उस एक विषय में, स्व विषय में अहम करना, उसका नाम सम्यक दर्शन। गुड, बरोबर है। ठीक है, बस यही कहना चाह रहा था मैं। तो 7 तत्वों का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन ये उपचार से कहा जाता है। ठीक है, इसको व्यवहार की परिभाषा है, मतलब निश्चय परक परिभाषा नहीं है, ये व्यवहारक परक परिभाषा है। ठीक है, तो ये थोड़ी विशेष बात थी जो जानने लायक थी। जब मैंने भी ये विषय सुना तो मुझे भी नया लगा था, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो मैंने शेयर किया। ठीक है, चलिए, अब कल हमने 31वीं गाथा पूरी कर दी थी, मतलब एक प्रकार से हमने आश्रव का प्रकरण पूरा कर दिया। अब आश्रव के बाद बंध की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। तो बंध की चर्चा 32 और 33 इन 2 गाथाओं में चलने वाली है। 34 से फिर संवर की चर्चा चलेगी। तो देखिए 2 गाथाएं पढ़ते हैं अपन, 32 और 33। बज्झदिकं मम जेण दो चेदन भावेण भावबन्धोसो कम्मादपदेशाणम् अन्योन्नपवेशणं मिदरो। देखिए यहाँ पर बंध की परिभाषा बता रहे हैं, कह रहे हैं, अच्छा कल अपन ने कुछ एक प्रकरण देखा था कि आश्रव और बंध इनमें समय भेद नहीं है, किंतु यहाँ पर उन्होंने वैसे एक्सप्लेन करके दिखाया है। तो अपन ये अपेक्षा थोड़ी उर्दू करके चलेंगे। यहाँ पर कहते हैं, हालांकि ये प्रकरण आगे आएगा, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आश्रव मतलब क्या? कर्मों का आना, बराबर। बंध मतलब क्या? आए हुए कर्म परमाणुओं का जीव के प्रदेश के साथ जुड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं अगर ऐसी बात है तो बंध और आश्रव में फर्क क्या रहा? वो कहते हैं सुनो, पहले समय में आगमन होगा, द्वितीय आदि समय में जीव के साथ बंधा हुआ रहेगा। ठीक है, इतना सा अंतर करके उन्होंने बता दिया है। हालांकि ये भी एक अपेक्षाकृत कथन है। मुझे आप थोड़ा सा विचार करके बताइए, जो अपन कह रहे हैं कि कर्म स्कंदों का आगमन, कहां पर आगमन? आगमन कहां पर? प्रदेशों के एक क्षेत्र होगा उन पर। एक क्षेत्र होगा था। और मुझे बताइए बंध मतलब क्या होता है? एक क्षेत्र होगा संबंधी तो होता है ना? समझ में आ रहा है? मतलब अब नहीं, ये फैक्ट है, हम आश्रव और बंध को ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। परिभाषा बताने के लिए जरूर बता दी है कि कर्म परमाणुओं का आना सो आश्रव, उनका एक प्रदेश, उनका जीव के साथ बंधना सो हो गया बंध। पर आप थोड़ा सा लॉजिकली विचार करेंगे तो आपको अंतर नहीं दिखेगा ज्यादा। और ये प्रश्न या ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं समझ में आया, और हम भी ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि इतना थिन लाइन डिफरेंस है, वो केवल ही जान पाए, बराबर। हम नहीं कुछ कह सकते क्योंकि अभी अभी अगर अपन परिभाषा, देखिए सिंपल सी बात है, हम परिभाषा भी अगर पढ़ेंगे ना दोनों की, तो परिभाषाओं में बड़ी साम्यता मिलेगी। तो समझना क्या, बस ये 2 अलग अलग शब्द हैं, इनके कंसेप्ट बताने के लिए अलग अलग बताया है, किंतु गहराई से विचार करेंगे तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आश्रव में और बंध में। ठीक है, तो बंध की परिभाषा यहाँ से अपन थोड़ी देखते हैं। जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है वो भाव बंध है, और कर्म तथा आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश वह द्रव्य बंध है। अब परस्पर प्रवेश, ये सीधे से बात खुल करके आ रही है कि आश्रम में भी वही बात कही है और बंध में भी वही बात कही है, तो अंतर नहीं समझ में आता है। अरे इवन डॉक्टर साहब जो थे ना अपने, डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल्ला, उनको भी ये, उन्होंने भी ओपनली कहा है कि ये ज़्यादा बात पल्ले नहीं पड़ती है, कंफ्यूजन बड़ा बना रहता है कि आश्रम और बंध में क्या अंतर करें। ठीक है, अपन अपने स्तर पर क्या समझे, बस ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है, बताए हैं जिनागम में, हम इस स्तर पर समझे। और हाँ, अपेक्षाकृत कथन किया जाएगा, कहीं पर आपको कहा जाएगा कि आश्रव में आश्रव प्रथम समय में होता है, बंध बाद में होता है, कहीं आपको मिलेगा कि आश्रव और बंध तो साथ में ही होते हैं।
आत्म प्रदेशों के साथ अगर आगमन कह रहे हो, हाँ, आगमन कहाँ पर, अगर आगमन आप कहोगे कि आत्म प्रदेशों के बाहर, तो आत्म प्रदेशों के बाहर तो कर्म परमाणु वैसे ही पड़े हैं, अकर्म रूप से तो वैसे ही पड़े हैं ना, सिंपल सी बात है। आगमन का मतलब आत्म प्रदेशों में आना, और आत्म प्रदेशों में आना ये तो बंध की परिभाषा में जुड़ जाता है। तो अपेक्षा है, आपको बस अपेक्षा ख्याल में रहनी चाहिए। ये ऐसे हो जाएगा ना जैसे प्रकाश का होना और अंधकार का जाना। हाँ, एक प्रकार से वही बात। अच्छा, वहां पर भी कैसा है, वहां पर दो विरुद्ध बातें हैं, मतलब प्रकाश और अंधकार ये साथ साथ नहीं पाए जाते हैं, किंतु आश्रय और बंध ये आपस में बहुत कनेक्टेड है। आप समझ रहे हैं वैसे, हाँ, एक प्रकार से व्यतिरेकी उदाहरण के रूप में जरूर समझ सकते हैं, बट जुड़ान तो है दोनों में। वही मतलब एक समय में ही है ना, बिल्कुल ही प्रकाश। हाँ, वो बात ठीक है कि हो गया वो, बराबर बराबर, एक अपेक्षा बात बिल्कुल सही है वैसी। ठीक है, देखिए 32वीं गाथा में ज्यादा कुछ बात थी नहीं। इसमें से बस एक लाइन पढ़ करके दिखाना चाहूंगा टीका में, कर्म और आत्मा के प्रदेशों का परस्पर प्रवेश होना वह अन्य अर्थात द्रव्य बंध है। ठीक है, उसी भाव बंध के निमित्त से कर्म के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का दूध और पानी की भांति एक दूसरे में प्रवेश अर्थात संश्लेष व द्रव्य बंध जानना। ठीक है, देखिए द्रव्य बंध को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो कर्म परमाणु का बंध हो रहा है वही क्या कहते हैं, उसे द्रव्य बंध कह रहे हैं। और एक और बात, हाँ, मैं तो एकदम गाथा के गाथार्थ में आ रहा हूँ, जो गाथा का अर्थ है सीधा वो एक लाइन पढ़ करके दिखा रहा हूँ, जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है। अब प्रश्न है मेरा, जिस चेतन भाव से कर्म बंधता है, अब कौन सा चेतन भाव होगा? क्या ये वही परिणाम नहीं होगा जिसकी वजह से कर्म का आश्रय हुआ था? या बंध के परिणाम अलग होंगे, आश्रय के परिणाम अलग होंगे? एक ही होंगे। तो यहाँ पर एक देखिए, घूम फिरा करके वही बात आ रही है अपनी, जो अपन बार बार रिपीट करवा रहे हैं ना, कि अंतर करना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ जाएगा। तो घूम फिरा करके वही पर आ रहे हैं। चलिए 32वीं गाथा हो गई, अब 33वीं गाथा में आते हैं। देखिए 33वीं गाथा में बंध के उन्होंने भेद करके दिखाया है। वे कहते हैं बंध 4 प्रकार का होता है, एक तो प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा चतुष्टय के कंसेप्ट पर जाना चाहेंगे। हम सभी जन चतुष्टय का कंसेप्ट बहुत अच्छे से जानते हैं, किंतु कोई ये प्रकरण पहली बार सुन रहा होगा, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और आपका भी कंसेप्ट थोड़ा ब्रशअप हो जाएगा। देखिए, इस भूतल पर, भूतल क्या कहो, इस 3 लोक में या इस पूरे विश्व में कोई भी वस्तु है वह स्वचतुष्टयात्मक होती है। क्या कहा? इस पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु स्वचतुष्टयात्मक होती है। स्वचतुष्टयात्मक माने उसका अपना स्व द्रव्य होता है, उसका अपना स्व क्षेत्र होता है, उसका अपना स्व काल होता है और उसका अपना स्व भाव होता है। बराबर? द्रव्य मतलब क्या, क्षेत्र मतलब क्या, काल मतलब क्या और भाव मतलब क्या? द्रव्य माने क्या, चलिए आप बताइए। द्रव्य मतलब होता है नेचर। वो कौन सा पदार्थ है वो? ठीक है, वो जीव है, वो पुद्गल है, वो धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, कौन सा है? उसका नेचर। ठीक है, उसका क्षेत्र, वो कितने प्रदेश घेरता है। ठीक है, काल, उसका कितना काल है। ठीक है, और भाव मतलब क्या कहे, उसके गुण, सिंपल सी बात है, उसके गुण कह सकते हैं आप। ठीक है, तो कोई भी वस्तु इन 4 आप गुण कहिए, अनुभाग कहिए, धर्म कहिए, एक इंटरचेंजेबल यूज किए जाते हैं किसी एक प्रकरण में। ठीक है, तो कोई भी वस्तु इन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या कहे,
चार बिंदुओं के साथ पाया ही जाता है, कोई भी वस्तु पाई जाती है। जैसे अपन जीव के ऊपर घटित करें तो जीव, यह जीव द्रव्य है, ठीक है। क्षेत्र कितना है उसका? असंख्यात प्रदेशी। असंख्यात प्रदेशी भी कौन सा? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशी, ठीक है। काल कितना है? अनादि से वर्तमान में तो है ही और अनंत काल तक रहेगा, तो अनादि अनंत उसका काल हो गया। और भाव, भाव क्या है? उसके अनंत गुण, ये उसके भाव कहलाते हैं, ठीक है। अब जब जीव में बात घटित होती है तो पुद्गल में भी होनी चाहिए। जी हाँ, पुद्गल में भी होती है। और पुद्गल कितने तरह तरह के पुद्गल हुआ करते हैं, मुझे बताइए। वर्गणाएं कितनी प्रकार की हुआ करती है? पुद्गल वर्गणाएं कितने प्रकार की हुआ करती है? 5 प्रकार। नहीं, वो आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, 22 या 23? हाँ। एकदम याद नहीं है, कुछ था ऐसा। तो दोनों भी सुनिए, दोनों भी उत्तर सही है। किसी कहीं कहीं 22 की अपेक्षा मिलती है, कहीं कहीं 23 की अपेक्षा मिलती है। ये बस मैं, कोमल जी आप कंफ्यूज हो गए मैंने 23 का तो मैंने समझ गया कि आप कंफ्यूज हो गए, और कंफ्यूज होने की बात नहीं। कहीं कहीं 22 की भी अपेक्षा मिलती है, कहीं कहीं 23 की भी अपेक्षा मिलती है। ये भी है ना, आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कार्बन वर्गणा, ऐसे 5 प्रकार। वो तो उस 23 में ही आते हैं। ऐसे भी है ना? नहीं, वो 23 में वो 5 आते हैं, बट उन 5 की विशेषता ये है कि उन 23 में से सिर्फ ये 5 वर्गणाएं होती है जिनका जीव के साथ संबंध बनता है। ओके, और दूसरी सब को उन जीव के साथ संबंध नहीं बनता है, बची हुई का जीव के साथ संबंध नहीं आता है, ठीक है। तो जो 5 वर्गणाएं अभी आपने बताई जिनका जीव के साथ संबंध बनता है, कौन सी है? आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा। ये 5 वर्गणाओं का ही जीव के साथ संबंध बनता है, ठीक है। तो उसमें से एक है कार्मण वर्गणा। उसी को जब वो जीव के साथ बंध जाती है, उसी को कार्मण वर्गण से कार्मण शरीर बनता है, बराबर। तो कार्मण शरीर, या सरल भाषा में कहूं तो जो अपने द्रव्य कर्म है, ठीक है, जो अपने द्रव्य कर्म है उसमें भी चतुष्टय लगेगा। जी हाँ, लगेगा। तो जो बंधा हुआ कर्म है उसमें कैसे चतुष्टय लगेंगे, अभी देखते हैं अपन। द्रव्य मतलब क्या देखा था, उसका नेचर क्या है, ठीक है। अब ये तो समझ में आया कि ये पुद्गल है, पुद्गल में भी कौन सा नेचर बताएंगे? द्रव्य, जो हमने कर्मबंध बताया उसमें भी कौन से नेचर वाला बताएंगे? तो ये हम उसकी प्रकृति से समझेंगे, ठीक है। उसका क्षेत्र कितना है तो प्रदेश बंध से समझेंगे। उसका काल कितना है, स्थिति, ये कर्म बंध का काल कितना है उसकी स्थिति से समझेंगे। और उसका अनुभाग कितना है, भाव से समझेंगे, ठीक है। मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये कर्मों में भी घटित होता है। और इसी के ऊपर से जो अपन बंध के 4 भेद कहते हैं ना, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, बस ये और कुछ नहीं, ये चतुष्टय का ही एक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो प्रकृति बंध माने क्या? जो 8 प्रकार की प्रकृतियां है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म प्रकृतियां ही, मतलब कौन सी कर्म प्रकृति का बंध होगा तो प्रकृति बंध के माध्यम से समझेगा। ज्ञानावरण का होगा, मोहनीय का होगा, वेदनीय का होगा, किसका होगा? प्रकृति बंध के अंतर्गत चला जाता है। मतलब टाइप कौन सा, टाइप ये प्रकृति बंध से समझ में आ जाता है। क्षेत्र मतलब यहाँ पर प्रदेश मतलब यहाँ पर समझना कितने परमाणु जुड़े हैं, कितने परमाणु उसमें लगे हुए हैं, ठीक है, कितने कर्ब परमाणु वहां पर जुड़े हुए हैं। तो ये प्रदेश बंध से समझ में आ जाएगा। स्थिति बंध, वो कितने काल के लिए जीव के साथ बंधा रहेगा, ये हो गया उसका स्थिति बंध, ठीक है। और भाव बंध, जब उदय में आएगा तो किस अनुभाग से उदय में आएगा,
ये अनुभाग बंध कहलाता है। ठीक है, अच्छा वैसा भी नहीं कहेंगे किस अनुभाग से बंधा है, एक्सट्रीमली सॉरी, किस अनुभाग से वो बंधा है, ये अनुभाग बंध के अंतर्गत आता है। अनुभाग वो उदय में आने वाली बात वो अलग है, बंधते टाइम कि कौन से अनुभाग से बंधा है वो अनुभाग बंध के अंतर्गत आता है। अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। ठीक है, हाँ, इसके लिए एक हिंसक उदाहरण लेना पड़ेगा। कौन सा, जो प्रायः विद्वान भी दिया करते हैं। अब देखिए मैं जानबूझ करके हिंसक कह रहा हूँ क्योंकि दवा लेना ये कोई अहिंसक कार्य तो है नहीं, बाजार की दवा की बात मैं कर रहा हूँ, ये तो टोटली हिंसक क्रिया है, बट उदाहरण देने के लिए भी उसी का काम चलेगा। एक टैबलेट है, ठीक है, कौन सी टैबलेट है, ये आपको उसका कौन से रोग के लिए प्रयोग में लाई जाती है उसके ऊपर से पता चलेगा। ये डोलो है, पैरासीटामोल है, और क्या दवाइयों के क्या नाम होते हैं, मैं दवाइयों के नाम तक नहीं जानता। और हो गए जो कुछ भी हो गया, अपन को उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो कौन सी है, वो सिर दर्द की गोली है, वो पेट दर्द की गोली है, वो और न जाने क्या क्या हाथ दर्द की गोली है, किसकी गोली है, वो टैबलेट किसकी है, तो प्रकृति के ऊपर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर नाम, कंपनी वगैरह लिखा होगा। प्रदेश, प्रदेश मतलब क्या, हमने अभी क्या देखा था, प्रदेश मतलब क्या देखा था प्रदेश बंद में, क्षेत्र। अब मुझे बताइए आप दवाई में एक क्षेत्र कैसे लगाएंगे, अरे आचार्य क्षेत्र नहीं, परमाणु लेना है रे आपको परमाणु लेना है आपको। 5 ग्राम्स 10 ग्राम्स ऐसे। वो 10 ग्राम्स 5 ग्राम्स जो है ना, वो भाव में, अनुभाग में आएगा। पावर, पावर उससे देखिए, पावर किससे डिफाइन होती है, कहते हैं ना 10 mg की गोली है, 100 mg की गोली है, ये पावर डिफाइन करती है, ये अनुभाग में आएगा। क्षेत्र में मतलब परमाणु में क्या क्या आएगा, उसका वेट, वेट भी नहीं कहेंगे, हाँ छोटी बड़ी में ही आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, स्थिति मतलब उसका पैकिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, बराबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, ये सब लिखा होता है जी, बिल्कुल लिखा होता है। ठीक है, और अनुभाग में आता है उसकी पावर, कितने mg की गोली है ये। ठीक है, तो ये सब हमें उसमें से ख्याल में आता है। अब यही उदाहरण आप एक थोड़ा अहिंसक उदाहरण भी ले सकते हैं। कौन सा, दूध वाला उदाहरण ले सकते हैं। दूध वाला उदाहरण कैसे लेंगे, अच्छा चलिए कोई आप में से घटित करके दिखाइए। मैं चाहूंगा कल्पना जी, आप दूध के ऊपर चतुष्टय घटित करके दिखाइए। कल्पना जी, गायब है, चलिए तो चालू करके आप यहाँ वहाँ ना जाए। हाँ, कोई और बताएगा, दूध के ऊपर घटित करके दिखाएगा। अरे कोई नहीं, ये तो बड़ा आसान है। जैसे मैं कोशिश करूँ, हाँ जी, हाँ जी, प्रकृति में आ जाए, जैसे गाय का है, भैंस का है, किसका है, बराबर, बहुत अच्छा। और प्रदेश का समझना, स्थिति जैसे 5-6 घंटे उसकी स्थिति है, सही रह सकता है वो। ठीक है, मर्यादा की अपेक्षा बात कर दी आपने, मर्यादा की अपेक्षा, और भाव कितनी डेंसिटी का है, उसके अंदर कितनी स्निग्धता, मतलब ये निकल सकती, स्निग्धता होगी कितनी उसके अंदर, बराबर, उसकी स्निग्धता, प्रदेश का, उसके अंदर प्रोटीन्स कितने, विटामिन्स कितने, कार्बोहाइड्रेट्स कितने, फैट्स कितने, ये सब उसके अंतर्गत आ जाएगा। बराबर, प्रदेश में आ जाएगा। ये प्रदेश तो 1 गिलास है, 2 गिलास है, 1 लीटर हाँ, रहेगा
करेक्ट, 1 गिलास है 2 गिलास है, वो क्वांटिटी में आएगा। प्रदेश क्वांटिटी में आ जाएगा और भाव में ही आ जाएगा, उसकी स्निग्धता कितनी है कार्बोहाइड्रेट। बराबर बराबर, ठीक है, बहुत अच्छा आपने घटित करके दिखाया। तो कर्म में भी ऐसा ही है, ठीक है। कर्म प्रकृति कौन सी है? कर्म, वो कर्म प्रकृति बंधने के लिए कितने कर्म परमाणु लगे, वो कितने काल के लिए बंधा रहेगा और कितने अनुभाग से बंधा है, किस इंटेंसिटी से बंधा है वो, ठीक है। पावर, पोटेंशियल, ये सब एक बार कषाय को घटित करके दिखाइए ना। क्या क्या कषाय से बनते हैं ना, कषाय से घटित होते हैं, उनसे बनते हैं ना ये कर्म परमाणु अधिकतर। अच्छा, कषाय से ही सुनिए सुनिए सुनिए, है ना। देखिए देखिए, अब मुद्दा ऐसा है कि जो प्रकृति और प्रदेश बंद होता है वो होता है योग से, और स्थिति और अनुभाग बंद होता है वो होता है कषाय से। लिखा है ना, जोगा पयड़ी पदेशा, जोगा मतलब योग से, पयड़ी पदेशा प्रकृति और प्रदेश, ठिदी अणुभागा कषाय दो होती, स्थिति और अनुभाग बंद ये कषाय से होते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या घटित करवाना चाहते हैं? नहीं वो तो सही है, वो तो ये है ना, जैसे मतलब क्रोध आया तो उसमें मन वचन काय योग कितना लगा, इस तरीके से आएगा ना इसमें। अच्छा चलिए वैसा देखते हैं, आपको अनंतानुबंधी कषाय का बंध हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रकृति कौन सी है, तो कहते हैं अनंतानुबंधी है, चारित्र मोहनीय है, मतलब एक प्रकार से मोहनीय है, ठीक है। मोहनीय का बंध हुआ। क्षेत्र, उसमें परमाणु कितने लगे, तो परमाणु की गिनती वहां पर आ जाएगी। स्थिति, कितने काल के लिए बंधा है, ठीक है। ये 1 कोड़ाकोड़ी सागर, 2 कोड़ाकोड़ी सागर, कितने काल के लिए, कितने काल के लिए बंधा है, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा। और भाव, जब वो किस इंटेंसिटी से बंधा है वो, पावर, पोटेंशियल, उसे कहते हैं भाव। मतलब आपको उस कर्म परमाणु लेना है। अच्छा एक और बात, जो ये कहा है ना कि कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, प्रश्न है मेरा, कषाय मतलब द्रव्य कषाय लेना या भाव कषाय लेना? भाव कषाय आई ना। करेक्ट, मेरा तो भाव कषाय। बंद तो भाव से होगा। अगर, अच्छा मुझे बताइए, अगर द्रव्य कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता तो क्या होता? वो तो इस तरीके से ले सकते हैं, मानिए मतलब हमारे कर्म बनने में भी कोई ऐसे परमाणु आए कि जिससे हमें क्रोध आया और हमने फिर क्रोध कर दिया, तो वो भी भाव से आएगा वैसे द्रव्य का, और फिर हमने क्रोध कर दिया। हाँ, एक तरह से आप सही, क्या क्या, जीव कभी मुक्त ही नहीं परफेक्ट होगा। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छा, जीव कभी मुक्त ही नहीं होगा। अगर द्रव्य बंध के निमित्त से, द्रव्य कषाय के निमित्त से स्थिति और अनुभाग बंद होता तो वो तो लूप चलते ही रहता। इस द्रव्य बंध की वजह से अगला द्रव्य बंध हुआ, उसकी वजह से अगला हुआ, उसकी वजह से अगला, उसकी वजह से अगला, तो ये तो चेन चलती जाएगी, रुकेगा ही नहीं कहीं पे। वही चल रही है वैसे देखा जाए तो। बराबर, तो रोक ही नहीं पाएंगे। तो द्रव्य कषाय का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ये आप जिस प्रकार के भाव करेंगे उस प्रकार से आपको बंद होगा। अगर आप कषाय ही नहीं करेंगे, निष्कषाय बने रहेंगे, आपको स्थिति अनुभाग बंद नहीं होगा। जैसे अरे 11वें 12वें 13वें 11वें से आगे समस्त जीव निष्कषायी है या नहीं है, बताइए जरा। बस 10वें गुणस्थान में पूरी कषाय खत्म हो गई है, तो उनको जो भी बंद होगा, और स्पेसिफिकली अगर अरहंतों की बात करें उनके तो स्थिति और अनुभाग बंद कहा ही नहीं है, कहा ही नहीं है। और जो भी कहा होगा वो एक समय का कहा है, जिसे हम इरियापद आश्रम के नाम से जानते हैं, बराबर। बस ये बात है। अब इसमें भी तो मैंने क्या कहा, और एक मिनट, हाँ एक थोड़ा सा मैं गलत कहते जा रहा हूँ। अनुभाग मतलब किस इंटेंसिटी से बंधा है वो तो आप लेंगे ही, प्लस फलदान शक्ति भी लेनी है आपको, किस इंटेंसिटी से उदय में आएगा, ठीक है। और ये अनुभाग बंध में बाद में कम ज्यादापन जरूर हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो, संक्रमण भी
हो सकता है, तो ये बात जाननी चाहिए। ओके, ये एक बात थी। अब प्रदेश बंद की अपेक्षा अगर आप विचारेंगे तो जितने भी कर्म परमाणु एक समय में ग्रहण किए हैं, ठीक है, उनका विभाजन किस प्रकार होता है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जाते हैं वेदनीय को, ठीक है, उससे कम जाते हैं मोहनीय को, उससे कम जाते हैं ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय को, उनसे भी कम जाते हैं नाम और गोत्र को, और सबसे कम जाते हैं आयु को। एक छोटा सा प्रश्न है, सबसे कम आयु को क्यों जाएंगे? स्थिति सबसे कम होती है इसकी। नहीं, स्थिति, हाँ ठीक है, वैसे कह सकते हैं। अरे मुझे बताइए, आयु का बंध होता कब है? सिर्फ अपकर्ष कालों में होता है ना, तो उन 8 अपकर्ष कालों में ही बंध होगा, तो प्रत्येक समय में तो बंद होने से रहा, जबकि वेदनीय, मोहनीय इत्यादि का तो प्रत्येक समय में बंद हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो जिसका प्रत्येक समय में बंद ही नहीं होगा उसको सबसे कम ही मिलेंगे ना, बस उतनी सी बात है। ठीक है, पर ये आपको मैं एमसीक्यू के रूप में पूछ सकता हूँ। अब वेदनीय सबसे ज्यादा कर्म परमाणु कौन सी कर्म प्रकृति को मिलते हैं, तो उत्तर क्या देंगे? वेदनीय, करेक्ट। ठीक है, बस तो यही थी 33वीं गाथा, भी और कुछ नहीं थी। यहाँ पर उन्होंने बंद की चर्चा की है और बंद की बात हमने पूरी कर दी है। मुझे नहीं लगता इसमें भी आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, वैसे जाते जाते एक प्रश्न पूछ लेता हूँ आपको, देखते हैं। मुझे बताइए, घाती कर्मों के लिए अनुभाग कितने स्तर में बताया है? मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि घाती कर्मों के लिए, घाती कर्मों का जो अनुभाग होता है वो कितने स्तर में बताया है? मतलब उस स्तर का उदाहरण क्या क्या दिया है? नहीं लता, करेक्ट, बहुत अच्छा लिखा है यहाँ पर। अब बिना देखे पढ़ रहे हैं, मतलब बिना देखे। अरे मैंने पढ़ी है, गाथा 33 की टीका है ना उसमें। अच्छा, हाँ, मैं अपेक्षा कर रहा था कोई बिना देखे बताएगा। आपने बिना देखे ही बताया ना अभी। नहीं भैया जी, पहले से ही पढ़ के अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो घाती कर्मों के लिए तो लता, दारू, अस्थिशैल के अनुभाग प्रमाण, अनुभाग मतलब उस स्तर में अनुभाग बताया गया है। ठीक है, उसमें भी मुझे बताइए सर्वघाती वालों का कितना होता है? सर्वघाती वालों का अनुभाग किस लेवल में बनता है? सर्वघाती लता को छोड़ के काष्ठ, अस्थि और पत्थर, लता का बहुभाग ऐसा कुछ है ना, छोड़ के ऐसे। आप मिक्स अप कर रहे हैं, 2 कंसेप्ट मिक्स कर रहे हैं आप। अब सही जा रहे हैं बट थोड़ा सा मिक्स हो गए। देखिए, शैल, अस्थि और काष्ठ या दारू, इसका बहुभाग, ठीक है, मतलब शैल पूरा, अस्थि पूरा, दारू का बहुभाग,
और देशघाती के लिए दारू का अल्पभाग और लता इस प्रमाण में अनुभाग बंधता है। अब मुझे बताइए नीम कांजीर विष हलाहल ये अनुभाग किसके लिए बताए हैं? आघाती के लिए, अशुभ आघाती। बहुत अच्छा। जितने भी अशुभ आघाती प्रकृतियां है या अप्रशस्त प्रकृतियां है आघाती में, उनके लिए उदाहरण दिए नीम कांजीर विष हलाहल। और प्रशस्त प्रकृतियों के लिए अमृत, ये याद नहीं रहते ना, अमृत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गुड़ खांड शर्करा अमृत। रहता है तो मेरे को सब कुछ क्या क्या याद नहीं रहता। गोपाल जी को सब याद रहता है, मेरे को याद। अभी शशि जी ने आंसर दिया। सब होता है याद से रहता। अभी शशि जी ने आंसर दिया था। अच्छी मेरे को भी कम याद रहता है, ज्यादा नहीं। अब देखिए एक दूसरों के लिए कहेंगे तो मुझे याद नहीं रहता, आपको याद रहता है ऐसे ही कहेंगे। बट ठीक है, आपस में ऐसे प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी हुआ करता है। अगर हम ही अपनों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो देखिए हम सब ऐसे ही पिछड़ते चले जाएंगे। एक दूसरों को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। मैं इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से और वर्तमान के काल में तो बहुत मानता हूँ कि अगर हम प्रोत्साहन नहीं देंगे ना तो जीव तो वैसे ही विषय कषाय में उलझ रहा है। तो हमें किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं धर्म मार्ग में बढ़ने के लिए, हम कहीं ये विचार कर रहे हैं कि सामने वाला क्या विचार करेगा। देखिए हम अगर इसी सोच में अटक जाएंगे कि सामने वाला क्या सोचेगा अगर मैं उसे ये कहूँगा तो फिर आगे बात बढ़ ही नहीं पाएगी, हम प्रभाव नहीं कर पाएंगे। पर हमें अपना काम, हमें अपनी बात एकदम अच्छे से रखनी चाहिए। बस फिर आगे जो होगा सो होगा, वो देख लीजिए। फिर उसकी योग्यता हम हमारी तरफ से काम करके रखें, ठीक है। अब वैसे पूछना चाहूँगा, अपना प्रकरण हो गया है, मैं सर जी में पूछना चाहूँगा कितने जनों ने वो लेक्चर सुना? मैंने ग्रुप पे वो लिंक डाली थी, किसी ने सुना? भैया जी मैं यही बात करना चाह रही थी, मेरे को मिला ही नहीं, मैंने कहा भेजा तो था भैया जी ने, आज कोई आई थी ना तो मैं सोची थी एक बार उसको सुनो। अरे नहीं, सुनिए, मैंने 4-5 दिन पहले एक YouTube की लिंक भेजी थी, एक लिंक उसका। हाँ वो मैंने सुना है, और उसके लिए हाँ करेक्ट। हाँ वो तो सुना है मैंने, लेकिन आपने नए के लिए जो भेजा है ना। हाँ तो वो वाली नए वाली नहीं मिली, आपने वो सुनाया था ना कि दुआसा, उसके बाद जो कहते भेजूंगा वो भेजा था शायद आपने, पर मेरे से कहीं मिस हो गया। नंबर के प्रवचन में स्टार्टिंग में ये आप सुन लीजिएगा, वो भैया जी ने बनाया था, वो आप बोल रहे हैं ना? हाँ वो 21 नंबर के प्रवचन में वो स्टार्टिंग में ये प्रवचन था, उसी में अच्छा दोनों चीज एक साथ आ गई। ठीक है, मैं आज क्विज कर रही थी ना तो मैंने सोचा एक बार सुनूं उसे, फिर मुझे मिला ही नहीं, मैंने चलो फिर ऐसे ही करते हैं। अच्छा।